हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हमने सीटेट पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आज हम करेंगे 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन आंसर, और वो भी साइंस के। सीडीपी की भी मॉक टेस्ट सीरीज हमने शुरू कर रखी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के भंजन में सहायता करता है। और इसका तर्क दिया हुआ हमें, पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। ये ए दिया हुआ है कथन हमें, और आर उसकी व्याख्या दी, यानी उसका तर्क दिया हुआ है कि अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्या करता है, उत्पन्न करता है। और ये जो HCl है वो क्या करता है, अम्लीय माध्यम करता है भोजन के लिए, यानी भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये बात ये इसमें बताई जा रही है। यानी अमाशय हाइड्रोक्सिल HCl उत्पन्न करता है, और ये क्यों करता है, क्योंकि पाचक रसों को क्रिया करने के लिए अम्लीय माध्यम की जरूरत पड़ती है। और पाचक रस कहाँ से आएंगे, भोजन से आएंगे। तो भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसा हमें बताया गया है। तो क्या ये बात सही है कि जो अमाशय है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है? और क्यों करता है, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम की आवश्यकता है। यानी ए भी सही है और आर उसकी जो व्याख्या दी गई है वो भी सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 61 का आ जाएगा 4 नंबर ऑप्शन राइट। 62 क्या दिया हुआ है, 62 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। नाइट्रोजन यौगीकरण शब्द का क्या अर्थ है? नाइट्रोजन यौगीकरण यानी नाइट्रोजन, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन N2 उपस्थित है, ठीक है, उसको, जो हम जीव जंतु हैं उसको किस रूप में लेते हैं, उसी रूप में बदलना, वो है नाइट्रोजन यौगीकरण। यानी जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक, यानी प्रयोग कि सीधी नाइट्रोजन को हम इस्तेमाल क्या पता ना करते हो, पर नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं उनको हम उपयोग करते हैं, तो उसी रूप में उनको बदलना नाइट्रोजन यौगीकरण है। ठीक है, यानी जीव जंतुओं के प्रयोग लायक बनाना उस चीज को, नाइट्रोजन। ठीक है, वायुमंडल में नाइट्रोजन उपस्थित है, उसको हम सीधा ग्रहण नहीं कर सकते, उसके जो यौगिक है वो हम ग्रहण करते हैं, तो उन यौगिकों में बदलना नाइट्रोजन यौगीकरण है। तो इसमें कौन सा आएगा, पहला क्या दिया, नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में रूपांतरण। दूसरा है मृदा में उपस्थित या विद्यमान जीवाणुओं द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण। तीसरा है मृत जैव पदार्थ में उपस्थित विद्यमान नाइट्रोजन का वापस मृदा में अभिमुक्त करना या वापस छोड़ना। चार क्या है, जीवित प्राणियों के लिए अधिक प्रयोग लायक या प्रयोज्य रूप हेतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का रूपांतरण, ये इसमें दिया गया। तो कौन सा आएगा इसमें, 62 में आ जाएगा हमारा 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 63 क्या दिया हुआ है, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्थिति में स्प्रिंग में न्यूनतम यानी कम से कम स्थितिज ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा mgh, m उस चीज का मास, g गुरुत्वीय त्वरण, h हाइट, यानी किस स्थिति में सबसे कम क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो स्प्रिंग को क्या करेंगे हम, स्प्रिंग को न तो ऐसे खींचे, ठीक है, और ना ही क्या किया जाए, उसको दबाया जाए, ठीक है, ना उसको दबाया जाए और ना उसको खींचा जाए, तब जो ऊर्जा होगी वो उस टाइम उसकी स्थितिज ऊर्जा सबसे कम होगी। यानी ना तो H बड़ा है और ना उसका मास बढ़े, H नहीं बढ़ा, खींचेंगे नहीं तो हाइट कहाँ से बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। तो हाइट नहीं बढ़ी तो क्या होगी, ये चीज सबसे कम होगी mgh। और इसी प्रकार होती है गतिज ऊर्जा, 1/2 mv², 1/2 mv², वो होती है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। ठीक है, तो स्प्रिंग को न तो संपीड़ित किया जाए और न ही खींचा जाए, तब वह भूमि पर पड़ा हुआ है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो सबसे कम होगी। ये इसमें राइट रहेगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 64 क्या दिया हुआ है, 64 है, उस समुच्चय की पहचान कीजिए जिसमें अनियत तापीय जीवों को समाविष्ट किया गया है। यानी चार जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन से ऑप्शन में ऐसे जीव हैं जो सब अनियत तापी है? ठीक है, पहला दिया हुआ छिपकली, तोता, डॉल्फिन।
दूसरा है कबूतर, मानव, छिपकली। तीसरा है सर्प, मेंढक, कोकरेच। चार पे है व्हेल, मेंढक और केंचुआ। अनियत ताप क्या हो गया, यानी जो अपने शरीर का ताप है वो नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही रहेगा। और नियत तापी वो हो गया जो अपने जो शरीर का ताप है उसको नियत कर लेते हैं, यानी उस स्थिति में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं। ठंड में ठंड के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, गर्मी में गर्मी के अकॉर्डिंग। वो हो जाएगा नियत तापी, और अनियत इससे अपोजिट हो जाएगा। इसमें अनियत का बताना है हमें। इसमें जो आएंगे हमारे सर्प आ जाएगा, जलीय जीव आ जाएंगे, उभयचर जो जंतु होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनियतापी होते हैं। तो सर्प आ गया यानी रेंगने वाले, मेंढक आ गया, कोकरेच, ये सब क्या है, अनियत तापी है। यानी 3 नंबर का ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 64 में। ठीक है। 65 क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से मात्रकों के युग्म का समान भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या दिया हुआ 65 नंबर क्वेश्चन, यानी उस यूनिट को पहचानना है जो दोनों एक ही चीज को व्यक्त कर रही है। ठीक है। पहला दिया हुआ किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी में दूसरी दी हुई है न्यूटन इंटू मीटर। दूसरा ऑप्शन क्या दिया होगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी में दूसरा दिया वाट इंटू सेकेंड। इसमें है किलो, तीसरे में किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिया हुआ दूसरा वाट इंटू सेकेंड। 4 नंबर का ऑप्शन क्या दिया हुआ, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी में दूसरा दिया हुआ है जूल पर सेकेंड। इसमें कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो दोनों एक ही राशि को व्यक्त कर रहे हैं। तो जूल इंटू क्या होता है, जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन हो गया हमारे बल का मात्रक, इंटू मीटर दूरी का हो गया। न्यूटन का क्या मात्रक रहता है, न्यूटन यानी F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू होता है हमारा M ए, यानी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन का मात्रक हो गया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 मीटर हमारे पास में पहले है, क्या बन गया, किलोग्राम। ठीक है। 1 मीटर था, 1 मीटर और आ गया तो मीटर स्क्वायर, और पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जूल का मात्रक हो गया। ठीक है। 1 जूल का हमने ये निकाल लिया। एक क्या होता है, जूल इक्वल टू क्या होता है, जूल इक्वल टू होता है वाट इंटू सेकेंड। जूल इक्वल टू क्या होता है, वाट इंटू सेकेंड, यानी डब्ल्यू इंटू एफ। इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है, 2 नंबर का ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों ही जूल के मात्रक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और वाट इंटू सेकेंड, यानी दोनों एक ही भौतिक राशि को बता रही है। 65 में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 66 क्या दिया हुआ है, 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए था उस शब्द समूह वाले विकल्प का चयन कीजिए जो कि सही प्रकार से यह क्रम में रिक्त स्थानों को भरेगा। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, निषेचन के समय पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु संलयन होकर डबलू बनाते हैं। ठीक है। जो कि बारंबार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। कोशिकाएं विभिन्न अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है, इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। ठीक है। जो कि वाई की दीवार में रोपित हो जाती है। एक्स की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वह जेड कहलाता है। तो हमें बताना है ये डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड क्या है। ठीक है। तो डब्लू क्या दिया हुआ है, जब पिता के जो शुक्राणु और माता के जो अंडाणु दोनों संलयित होकर, यानी युग्मक, युग्मक क्या है, शुक्राणु और अंडाणु को युग्मक कहते हैं। ठीक है। दोनों अलग अलग है, उनको युग्मक कहते हैं। दोनों मिल गए, संलयित होकर क्या बना लिया, युग्मनज बना लिया। तो डब्लू क्या आएगा हमारा, युग्मनज आएगा। डब्लू क्या आएगा, युग्मनज। ठीक है। डब्लू आ गया युग्मनज। ठीक है। अब आगे क्या है, आगे दिया हुआ है एक्स वह है जो किसके, उसमें अंगों की पहचान क्या, अंगों और ऊतकों में परिवर्तित होने लगती है, इस विकसित होती संरचना को एक्स कहते हैं। जो विकसित हो रही है संरचना वो क्या है, एक्स है। तो क्या हो गया, जिसमें अंग और ऊतक बन गए हैं, करने लगे,
कोशिकाएं बनने लगी है, उसको क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं भ्रूण। क्या कहते हैं उसको? भ्रूण कहते हैं। और जो ये भ्रूण होता है किसमें, किसकी दीवार पे रोपित किया जाता है? ये जो भ्रूण है इसका विकास कहाँ होता है? गर्भाशय में होता है। ठीक है, जो गर्भाशय में विकास होता है, किसका विकास हो रहा है? गर्भ का। यानी जब उसके शारीरिक अंगों की पहचान होने लगी कि ये हाथ है, ये पैर है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, उसको क्या बोलते हैं? गर्भ बोलते हैं। यानी जो बना पहले वो भ्रूण कहलाया, यानी उत्तक और अंग बन गए, वो भ्रूण हो गया। भ्रूण को गर्भाशय की दीवार में रोपित हो गया, और जो विकास विकसित हो रही जो संरचना है, जिसके अंगों की पहचान हो रही है, वो गर्भ है। यानी पहला जो डब्लू है वो युग्म माना जाएगा, फिर एक्स जो बना है वो भ्रूण है, और किसकी दीवार पे, यानी वाई जो है वो गर्भाशय हो गया। और क्या बनी, कौन सी संरचना बनी? जिसके अंगों की पहचान हो रही है, गर्भ में जो विकसित हो रहा है वो गर्भ है। ठीक है, जेड क्या हो गया? गर्भ हो गया। यानी 2 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा 66 में। 67 क्या दिया हुआ है? 67 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी संभव नहीं है, वो हमें बताना है। पहली दी है PbSO4 प्लस Fe, दूसरी दी है एल्यूमिनियम प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तीसरी दी है Zn प्लस CaSO4, चार पे दिए हुए Mg प्लस ZnSO4। तो ZnSO4 एक मजबूत है, यानी जो ये बॉन्ड बनते हैं इन दोनों के बीच में वो मजबूत है, Mg उसको नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये संभव नहीं है। और उसमें क्या बताना है? संभव नहीं बताना, यानी ये संभव है। ठीक है, संभव नहीं बताना है, कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। तो 67 में आएगा हमारा जो ZnCaSO4 है, ये संभव नहीं है। यानी जो CaSO4 वाला जो बॉन्ड है वो मजबूत है, Zn उसको नहीं तोड़ सकता। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है वो संभव नहीं है। 67 में आ जाएगा हमारा 3 नंबर ऑप्शन। 68 क्या दिया हुआ है? 68 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में। निम्नलिखित में से कौन से ग्राफ सीधी रेखा यानी ऋजु रेखा बनाते हैं? पहला दिया विराम अवस्था में पिंड, वस्तु का दूरी समय ग्राफ। विराम अवस्था में है तो दूरी तो है ही नहीं, तो जो ग्राफ आएगा वो तो सीधी रेखा ही आएगी। तो ये तो बात ठीक है, ऋजु रेखीय है। एक समान त्वरण के साथ गतिमान की वस्तु का वेग समय ग्राफ। ठीक है, एक समान गतिमान, यानी एक समान त्वरण से गतिमान है तो वेग तो समान है, तो ये जो ग्राफ आएगा वो भी क्या आएगा? सरल रेखा आएगा। ठीक है, तीसरा क्या दिया है? एक समान त्वरण के साथ गतिमान पिंड, वस्तु का दूरी ग्राफ। यानी त्वरण समान है, दूरी का तो हमें नहीं पता है, वेग समान हो सकता है, त्वरण समान है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये ऋजु रेखा या सरल रेखा नहीं आएगी। ए और बी तो है सरल रेखा। डी क्या दिया? विराम अवस्था में पिंड और वस्तु का वेग, ये भी क्या आएगा? एक सरल रेखा है, क्योंकि विराम अवस्था में है तो वेग तो 0 है, तो सीधी रेखा आ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया? जो ए बी और डी है वो सरल रेखा को व्यक्त करेंगे, पर सी नहीं आएगा। ऐसा ऑप्शन दिया है फर्स्ट नंबर में, ए बी दिया है, बी भी दिया और डी दिया, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 68 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन। 69 क्या दिया हुआ है? 69 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। चार द्रवों, यानी चार द्रवों ए बी सी डी के घनत्व नीचे दिए गए हैं। द्रव ए बी सी डी घनत्व दिया हुआ है, ए का 785, बी का दिया है 820, सी का दिया 924, डी का दिया हुआ 1020, और घनत्व की जो यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। इस सूचना के आधार पर निम्न में से सही कथन की पहचान करनी है हमें। तो पहला क्या दिया हुआ है? एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह द्रव ए में तैर भी सकता है और नहीं भी। बी दिया हुआ है एक बिंब जो द्रव ए में तैरता है वह द्रव बी में तैर भी सकता है और नहीं भी। तीसरा दिया हुआ है एक बिंब जो द्रव बी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव ए में भी तैरेगा। चार दिया हुआ है एक बिंब जो द्रव सी में तैरता है वह निश्चित रूप से द्रव बी में भी तैरेगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा? इसमें जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा, यानी सी में जो तैरता है वो ए में तैर भी सकता है और नहीं भी।
70 क्या दिया, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या दिया, विद्युत धारा एक सदिश राशि है। ठीक है, इसका तर्क क्या दिया, विद्युत धारा वह राशि है जिसके पास परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। यानी ये सदिश राशि की बता रहा है कि सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो हमारी सदिश राशि होती है। अदिश में क्या होता है, जिसमें दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, वो अदिश होती है। इसमें बताया विद्युत धारा एक सदिश राशि है, तो ये बात तो गलत है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो ए तो गलत हो गया। पर आर जो है वो सदिश राशि के बारे में बता रहा है, तो ये बात ठीक है। सदिश राशि की यही डेफिनेशन होती है कि जिसके पास परिमाण तो है पर दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। तो ए गलत है, पर आर क्या है, सही है। यानी सदिश राशि की व्याख्या ये सही कर रहा है। तो 70 में क्या है हमारा, ये गलत है परंतु आर सही है। यानी 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही रहेगा 70 में। 71 क्या दिया, निम्नलिखित में से किन कोशिका अंगकों में स्वयं का डीएनए अंतर्विष्ट होता है। यानी किन किन कोशिकाओं में डीएनए अपना पाया जाता है। पहला लवक, दूसरा सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है नाभिक न्यूक्लियस, और 4 है रिक्तिका। तो ए में भी पाया जाता है, यानी लवक में भी पाया जाता है, सूत्रकणिका में, और नाभिक के पास भी अपना डीएनए होता है। पर जो क्या दिया हुआ है हमें, जो 4 में रिक्तिका दिए, इसके पास डीएनए नहीं होता। तो ए ठीक है, बी ठीक है, और सी ठीक है। यानी 3 नंबर का ऑप्शन इसमें सही होगा, डी गलत। 72 क्या दिया हुआ है, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जीवित जीवों की कोशिकाओं के संबंध में सही है। यानी कौन सा जो ऑप्शन दिए गए वो जीवित कोशिका से संबंध में सही है, वो हमें बताना है। सभी सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म होते हैं तथा इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। सभी की कोशिका बीती होती है। दूसरा है सभी की केंद्रीय केंद्रकीय झिल्ली होती है। केंद्रकीय झिल्ली कुछ नहीं होती, कोशिका झिल्ली होती है। सभी की कोशिका झिल्ली होती है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो सही है इसमें, कि सभी की कोशिका झिल्ली होती है, ये ऑप्शन इसमें सही है। कोशिका झिल्ली क्या होती है, जो पदार्थों के आने जाने में वो करती है कि कौन से पदार्थ को अंदर जाना चाहिए, कौन से को बाहर जाना चाहिए, जो माध्यम का वो काम करती है, वो कोशिका झिल्ली है। ठीक है, इसमें केवल यही बात सही है, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन सही होगा 72 में। 73 क्या दिया, उस समुच्चय का चयन कीजिए जो कॉलम ए में दिए गए अपशिष्ट कचरे के प्रकार का कॉलम बी में दिए द्वारा अपघटन में लगने वाले लगभग समय के साथ सही प्रकार से सुमेलित है। यानी जो कचरा दिया हुआ है उस अपघटन में किस प्रकार का कितना टाइम लगा लगभग में, वो हमें बताना है। तो प्लास्टिक की बोतल, यानी प्लास्टिक को आपको पता है बहुत टाइम लगता है, होता ही नहीं है लगभग। वो क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो क्या नहीं होता है, उसमें अपशिष्ट कचरे में होता ही नहीं है, में उसका अपघटन होता ही नहीं है। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आएगा कि अनेक वर्ष लगेंगे इसमें। क्या लगेंगे, अनेक वर्ष लगेंगे। क्या दिया हुआ है इसमें, इसमें दिया हुआ है कि जो प्लास्टिक की बोतल है उसको आपको पता है उसको जो अपघटित होने में बहुत टाइम लगता है, यानी अनेक वर्ष लगेंगे। तो ए जो मिलेगा हमारा 5 से मिलेगा। ठीक है, अब दिया हुआ है रेशमी रुमाल। तो रेशमी जो रुमाल है यानी रेशम का जो कपड़ा है उसको अपघटन में टाइम लगता है, तो कुछ वर्ष लग सकते हैं उसको, यानी जो 4 वर्ष वाला है वो इससे आ जाएगा। ठीक है, अब दिया हुआ है सूती कमीज। सूती जो कमीज है यानी सूती कपड़ा अपघट जल्दी अपघटित हो जाता है रेशम की बजाय। तो जो सूती है वो आ जाएगा हमारा 2 4, जो माह दिया 2 5 माह, यानी 1 से आ जाएगा। अब दिया हुआ है केले का छिलका। तो केले का छिलका आपको पता है बहुत जल्दी हो जाता है, यानी 1 2 सप्ताह में ही हो जाएगा। केले का जो छिलका है वो 1 2 सप्ताह में हो जाए, यानी 2 से मिल जाएगा 1 2 सप्ताह में। अब दिया हुआ है कागज। कागज को केले की बजाय थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी जो बच गया हमारा 3 यानी 10 to 30 डेज लगेंगे कागज को अपघटित होने में। ठीक है, तो क्या आ गया, प्लास्टिक की जो बोतल है उसको अनेक वर्ष लगेंगे, यानी एक मिला है 5 से। एक जो 5 है हमें 2 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं रेशम की जो रुमाल है हमने उसको किया 4 वर्ष, यानी 4 से मिलाया है 2 को, तो 2 4 दिया हुआ है सिर्फ 2 नंबर ही ऑप्शन में, तो ये इसमें राइट हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन 73 का। 74 क्या दिया, एक ऊंचाई से 15 ग्राम देरवेन का पंख छोड़ा जाता है।
यह पाया जाता है कि वह एक समान वेग से गिर रहा है, उस पर काम करने वाला नेट बल कितना होगा। यानी जो वे मास दिया हुआ है 15 ग्राम दिया हुआ है, यानी m इक्वल टू 15, यानी 15 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 15 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, द्रव्यमान का पंख छोड़ा जाता है, यह पाया जाता है कि एक समान वेग से गिर रहा, एक समान वेग से गिर रहा। तो वेग अगर समान हो गया तो त्वरण तो है ही नहीं, त्वरण क्या हो गया? शून्य हो गया। तो जो बल होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू m इंटू ए। तो ए हमारा शून्य है, एम तो शून्य नहीं है पर ए शून्य है, इसलिए एफ शून्य हो गया। तो क्या हो जाएगा? बल उस पे शून्य आएगा, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा 74। 75 क्या दिया हुआ है? एक्स की पावर जो दिया हुआ है +3। ठीक है, आयन तत्व एक्स है, यानी कोई तत्व एक्स दिया हुआ है, उसकी जो संयोजकता है वो +3 दी हुई है। यानी ये जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। प्लस कब आता है? जब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ग्रहण करता है तब माइनस आता है, ये छोड़ रहा है। परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 77 और परमाणु क्रमांक दिया गया है इसका 13 से प्राप्त हुआ है। एक्स की पावर जो 3 दी हुई है में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या हमें बतानी है। तो नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? परमाणु द्रव्यमान दिया गया है। क्या दिया गया है? परमाणु द्रव्यमान, यानी जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या वो क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे? और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर रहती है। क्या रहती है? और जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है हमारा? परमाणु क्रमांक है वो क्या रहेगा? प्रोटॉनों की संख्या रहेगी। परमाणु क्रमांक किसको इंगित करता है? प्रोटॉन की संख्या को। तो प्रोटॉन की संख्या हमें पता चल गई 13 है। क्या है? प्रोटॉन की संख्या 13 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक 13 दिया, तो दो प्रोटॉन की संख्या तो क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 13 अगर प्रोटॉनों की संख्या है, 3 इसमें से छोड़ दिए इसने, यानी त्याग कर दिए, तभी +3 आया, यानी 10 हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो नाभिक जो नाभिक का जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन की संख्या को मिला के क्या बनता है? परमाणु द्रव्यमान बनता है। परमाणु द्रव्यमान हमें दिया हुआ है 27, तो प्रोटॉनों की संख्या दिया हुआ है 13, वो इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास में? 14 बच जाएगा। तो 14 क्या आ गई? हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, यानी 13 क्या आया? प्रोटॉन, 10 आया इलेक्ट्रॉन और 14 क्या आया हमारा? न्यूट्रॉन। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 75। 76 क्या दिया? उस समुच्चय की पहचान कीजिए जो द्विलिंगी पुष्पों या फूलों को उत्पन्न करने वाले पादपों से बना है। द्विलिंगी तो इसमें आ जाएगा सरसों, गुलाब और पिटूनिया। क्या आएगा इसमें? सरसों, गुलाब और पिटूनिया। 2 नंबर का ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा 76 का। 77 क्या दिया? गलत कथन की पहचान करनी है हमें, यानी जो 4 दिए गए उनमें से कौन सा गलत है वो हमें देखना है। धूमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, धूमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वर होती है। तो ये बात तो सही है, गलत ठीक है। धूमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। 4 है चिकनी मृदा के कणों का एमाप धूमटी मृदा के कणों के एमाप की अपेक्षाकृत बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जो 1 और 2 है वो दोनों ही कथन क्या है? गलत दिए गए। ठीक है, धूमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा है वो उर्वर नहीं होती है, धूमटी मृदा क्या होती है? उर्वर होती है। तो ये बात गलत है। एक क्या है इसमें? धूमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती है, ये बात भी गलत दी हुई है इसमें, यानी दो, 1 और 2 दोनों इसमें गलत है, यानी 2 इसमें राइट रहेंगे, फर्स्ट और सेकंड। 78 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ माचिस के निघर्षण पृष्ठ पर विद्यमान होते हैं? यानी जो ये माचिस का बॉक्स रहता है, इसके जो साइड में हम एक वहां पे जहाँ पे हम माचिस की तीली घिसते हैं उस पे कौन सा पेस्ट लगा रहता है वो हमें बताना। तो उस पे लगता है कांच का चूर्ण और लाल फास्फोरस। उसका जो है क्या लगाया जाता है? घोल लगाया जाता है, ताकि जब हम माचिस की तीली उस पे घिसे तो वो जल जाए, यानी ज्वलित हो जाए। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 78।
79 क्या दिया हुआ है? 79 है हमारे पास में, 79 नंबर क्वेश्चन। ए और बी अपने हार्मोन तब स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथि सी से आदेश प्राप्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम से ए और बी सी को हो सकता है? यानी ए क्या है, बी क्या है, सी वो हमें बताना है। तो ए और बी तब हार्मोन स्रावित करते हैं जब सी उनको ऑर्डर देता है, आदेश देता है। तो सी क्या हो जाएगी? मास्टर ग्रंथि होगी, पीयूष ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, और एड्रिनल ग्रंथि हो जाएगी, अधिवक्र। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि सी है, और थायराइड और अधिवक्र ये दोनों तब हार्मोन स्रावित करते हैं जब पीयूष इनको ऑर्डर देते हैं। यानी मास्टर ग्रंथि जब इनको ऑर्डर देगी तब थायराइड ग्रंथि और अधिवक्र अपने हार्मोन स्रावित करेंगे। 79 का हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन राइट। 80 क्या दिया हुआ है? सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करता है? सूची छिद्र कैमरे द्वारा निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक क्यों होता है, वो हमें बताना है। पहला दिया प्रकाश छोटे से मुक्त छेद में प्रवेश करने पर विवर्तित हो जाता है। दूसरा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरा प्रकाश ऊर्जा का एक स्वरूप है। 4 है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है तब वह अपना पथ परिवर्तित करता है। तो इसमें आएगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। 2 नंबर का ऑप्शन राइट होगा 80। 81 क्या दिया हुआ है? 81 है, निम्नलिखित में से मुक्त उत्तर प्रश्न की पहचान कीजिए, यानी जिसके उत्तर देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हमें देखना है। मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता? दूसरा है सेलुलोज किससे बना होता है? तीसरा क्या होगा यदि मानव सेलुलोज को पचा सके? 4 पे दिया 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए जो कि सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो क्या हो गया, जो ये संभावना है इसकी कोई सीमा नहीं है। तो यही एक मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, बाकी सबके उत्तर निश्चित होंगे। ठीक है। तो 81 का आ जाएगा 3 नंबर से। 82 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा या से स्कूलों में वर्तमान में पालन होने वाले पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के संबंध में सही है? 82 क्या दिया हुआ है? 82 में दिया हुआ है, पहला दिया प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान और गणित को एकीकृत रूप से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है माध्यमिक कक्षाओं में भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान को एकीकृत रूप से विज्ञान की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। 3 पे दिया प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप से ईवीएस की तरह पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बात तो सही है, ईवीएस के रूप में ही पढ़ाते हैं, अलग से कोई विज्ञान और सामाजिक नहीं होता प्राथमिक कक्षाओं में। और जो माध्यमिक कक्षाएं रहती है उसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ये सब होता है। ये बात भी सही है, यानी बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। पर जो ए क्या दिया है कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए प्राथमिक कक्षाओं में, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो नहीं आएगा इसमें। यानी बी भी ठीक रहेगा और सी भी ठीक है, ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, जो हमारी वर्तमान पाठ्यविधि है उससे क्या पालन कर रहे हैं। तो बी ठीक है और सी ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन दिया फर्स्ट नंबर में। तो 82 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 83 क्या दिया हुआ है? विद्यार्थियों के एक समूह को ऐसी गतिविधि में संलग्न किया गया है जिसमें वे बीकर में सामान्य नल के पानी का क्वथनांक तापमान माप रहे हैं। ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस कार्य पर उन्हें आंकने का उपयुक्त संकेतक नहीं है? पहला दिया है थर्मामीटर के अल्पतमांक यानी न्यूनतम गणना पर ध्यान देना। दूसरा है यह सुनिश्चित करना कि थर्मामीटर बीकर की दीवारों को छुए नहीं। तीसरा दिया हुआ है क्वथनांक को 100 डिग्री सेल्सियस पर मापना। 4 पे दिया है थर्मामीटर को लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग करना। कौन सा उपयुक्त नहीं है वो हमें बताना है। सिर्फ 100 को ही मापना ये बात इसमें सही नहीं है, इससे आगे पीछे वाले भी तो देखने की कौन सा सबसे कम रहा, कौन सा सबसे ज्यादा रहा। तो ये जो दिया हुआ है 3 नंबर पे वो इसमें गलत हो जाएगा 83। 84 क्या दिया है? निम्नलिखित में से किसको स्कूली विज्ञान पाठ्यचर्या में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों जैसे जीएम भोजन को सम्मिलित करने के लिए एक मान्य वैध कारण के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता? पहला दिया तर्क वितर्क कौशलों को विकसित करना। दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है इसमें विज्ञान की प्रकृति के संबंध में समझ बनाने में सहायक।
तीसरा है साक्ष्य आधारित तर्क में संलग्न रहने की क्षमता को विकसित करना। 4 है एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक है। तो कौन सा शामिल नहीं है वो हमें बताना है। तो तर्क वितर्क कौशल का तो विकास करना है, और क्या करना है हमें, और करना है विज्ञान की प्रकृति के संबंध में उसकी समझ भी बनानी है। साक्ष्य आधारित यानी प्रूफ के साथ कोई बात को समझाना, वो बात भी हमें उसमें विकसित करना है, वो कौशल भी। पर एक निश्चित विद्या विशेष के रूप में विज्ञान की अनुशंसा करने में सहायक बनाना, ये नहीं करवाना है। तो ये इसमें राइट हो जाएगा 84 में 4 नंबर ऑप्शन। 85 क्या दिया हुआ है, 85 है हमारा कक्षा 7 में जीव में श्वसन पाठ पढ़ाने के पश्चात शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित गतिविधि करती है। वे 3 प्रश्नावलियां लेते हैं तथा प्रत्येक के 3/4 यानी 3/4 को जल से भर देते हैं। प्रश्नावलियों को ए बी सी के रूप में अंकित करते हैं। वे प्रश्नावलियां ए में घोंघा डाल देते हैं, प्रश्नावली बी में जलपादप और सी में घोंघा और पादप दोनों रख देते हैं। शिक्षिका तब विद्यार्थियों से पूछती है कि किस प्रणाली में CO2 का उत्तम सांद्रण हो। इस मामले में शिक्षिका किस प्रक्रिया कौशल पर बल दे रही है, यानी ऐसा करके शिक्षिका कौन सा कौशल बच्चों का बढ़ाना चाह रही है वो हमें बताना है। तो इसमें क्या करेगा बच्चा, एक अनुमान लगाएगा कि क्या हो सकता है उसमें। तो कौन सा आ जाएगा 85 का, आ जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर, कि पूरा अनुमान के बारे में बात कर रही है 65 में। 85 में फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 86 क्या दिया हुआ है, 86 है पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम के भाग के रूप में प्रस्तावित गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, वो ही हमें बताना है। यानी पाठ्य पुस्तकों में विस्तारित अधिगम की अधिगम के बारे में क्या कहा गया है पाठ्य पुस्तकों में, वो हमें बताना है, यानी कौन सा उसके बारे में सही नहीं है। पहला, ये बच्चों के ज्ञान या कौशल के रंग पटल के लिए महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन है। दूसरा, ये विद्यार्थियों के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण आधार बनती है। तीसरा क्या दिया, इनमें से कुछ में विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना एकत्रित करने और स्वयं निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता होती है। 4 है, इनमें से कुछ वृहत रूप से विशेषज्ञों, शिक्षकों और समाज के साथ बच्चों की अंतःक्रिया को बढ़ाती है। ये बात सही है, ये वाली बात भी सही है, पर 1 नंबर की भी सही है, पर जो 2 पे क्या है कि सिर्फ मूल्यांकन का एक आधार है पाठ्यपुस्तक, यानी इसके आधार पर हम बच्चों का मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बात इसमें गलत हो जाएगी, यानी 2 नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन के हिसाब से सही रखिएगा। 87 क्या दे दिया, 87 है विज्ञान पाठ्यचर्या की विषय वस्तु वैधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सामान्यतः परिलक्षित नहीं होते हैं। पहला है सामग्री अद्यतन, दूसरा है अवधारणा यथार्थ निरूपित है, तीसरा है कुछ शिक्षार्थियों के लिए अवधारणाओं को तुच्छ बनाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही रहना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तीनों ही बातें इसमें गलत बताई गई है। ठीक है, सौंदर्य अत्यंत अवधारणा यानी ये तीनों ही इसमें सही रहेंगे। ठीक है, 87 का क्या हो जाएगा, तीनों ऑप्शन राइट रहेंगे। 88 क्या दिया गया, निम्नलिखित में से किसे टीम दल शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त तर्काधार के रूप में शामिल किया जा सकता है। टीम दल शिक्षण यानी एक साथ कई टीचरों के साथ द्वारा पढ़ाया जाना। पहला क्या दिया, ये वृहत अमाप वाली कक्षाओं के लिए एक प्रभावी रणनीति है। दूसरा है विविध सुविधा वाले विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाता है। तीसरा है यह आकलन के कार्य को और सरल बनाता है। 4 है यह विद्यार्थियों की भागीदारी में वृद्धि करने में सहायक है। कौन सा लग रहा है जो इसमें क्या होना चाहिए, उपयुक्त तर्क यानी इस बात को सही सिद्ध करेगा। 88 में आएगा हमारा 2 कि ये विविध सुविधा यानी एक साथ सबका हमें मिलेगा, यानी विविध हो गया अलग अलग, यानी किस टीचर के मन में क्या चल रहा है वो हमें जानने को मिलेगा, बच्चे के मन में क्या जाने, यानी विविधता को इसमें बताया जाएगा। तो ये आ जाएगा 88 में 2 नंबर ऑप्शन राइट। 89 क्या दिया हुआ है, 89 है निम्नलिखित में से कक्षा 7 के विद्यार्थियों में गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब रचना की अवधारणा को प्रस्तुत करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी होगी। पहले विद्यार्थियों को एक समतल दर्पण में विभिन्न अवस्थितियों में अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा जाता है। दूसरा, विद्यार्थियों को चमकीले स्टील चम्मच के साथ खेलने तथा उसमें अपने प्रतिबिंबों का अवलोकन करने के लिए कहा गया है। तीसरा है विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम स्पष्ट किए जाते हैं। 4 है विद्यार्थियों को वक्र दर्पणों में किरण आरेख की
आरेखण की प्रक्रिया स्पष्ट की जाती है। तो क्या आएगा इसमें, जो चमकीले स्टील के बर्तन है उसमें बच्चे को क्या अपनी परछाई वगैरह दिखाई देती है, यानी अपना बिंब दिखाई देता है। तो ये वाली बात इसमें सही हो जाएगी। 89 में 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लास्ट, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इस कथन से परिलक्षित नहीं होता है कि अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के अनुकूल, जीवन के अनुकूल और विद्या विशेष अनुशासन के अनुकूल है। इस बात को सही कौन नहीं बता रहा है। पहला, विज्ञान शिक्षा को विज्ञान संबंधी प्रक्रियाओं को अर्जित करने में विद्यार्थी की सहायता करनी चाहिए। बात सुनिए, विज्ञान शिक्षा को बच्चे हो और उसके आसपास के वातावरण के बीच एक कड़ी होती है, ये बात भी ठीक है। 3, क्या विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ये भी ठीक है। 4, क्या विज्ञान कक्षा कार्य विकासात्मक रूप से उपयुक्त होने चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है जो इसमें सही नहीं आएगा। तो ये जो 3 पे क्या दिया है कि विज्ञान शिक्षा को विद्यार्थियों को स्कूल में अनुशासित रहने के लिए सिर्फ प्रशिक्षित करता है। तो ये जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में सही हो जाएगा। 90 में 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।